नमस्ते। दयासरा फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम दिवाली के बाद सब मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग आफ्टर दिवाली एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव हैड ग्रेट दिवाली। दिवाली में आप सब लोगों ने खुशियां मनाई होंगी और उसके साथ में बिजनेसेस ने भी थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट एक्सपीरियंस किया है। इन सब बिजनेसेस के लिए हम काम करते हैं एंड सपोर्टिंग बिजनेसेस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेसेस जो स्टार्ट हो रहे हैं, मैनेज करने के लिए सपोर्ट लगता है या ग्रो करने के लिए सपोर्ट लगता है, उसमें फंडिंग, कंप्लायंसेस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में दयासरा काम करता है। तो इन सब चीजों में बिजनेस प्लानिंग ये एक महत्वपूर्ण एरिया है। जब भी हम बिजनेस शुरुआत करते हैं या शुरुआत करके कुछ महीने, कुछ साल हुए हैं, तब भी बिजनेस प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। किसी भी बिजनेस का प्लान तैयार करते वक्त कौन सी चीजें हमने ध्यान में रखनी चाहिए, ये एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट से सुनना और इसके बारे में, खुद के बारे, बिजनेस के बारे में सोचना, ये आपके बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो आज हमारे साथ प्रकाश आगाशी, हमारे दयासरा के एक्सपर्ट, जो बहुत सालों से दयासरा फाउंडेशन में काम कर रहे हैं और बहुत सारे बिजनेसेस को उन्होंने गाइड किया है। साथ में सुधीर जी गिजरे, ये गिजरे जी हमारे फाइनेंस के एक्सपर्ट है। बहुत साल बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने काम किया है। 30 सालों से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बिजनेसेस के लोन्स के बारे में उनका बहुत ही बड़ा एक्सपर्टीज है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है बिजनेस में, जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको फाइनेंस पाने में या कैश फ्लो मैनेजमेंट में, बहुत सारी चीजों में उसका उपयोग होता है। तो आज का बिजनेस प्लानिंग का सेशन, मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा सभी एंटरप्रेन्योर जो प्रेजेंट है उनको कि वो अपने मन के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं सेशन में। अगर आपको कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हम फेसबुक पर आज लाइव भी है दयासरा फाउंडेशन के पेज पर, तो पेज पर भी कनेक्ट हुए हुए सब एंटरप्रेन्योर्स का भी मैं स्वागत करता हूँ। And I request Prakash and Gizreji to start the session. थैंक यू आनंद जी। और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूं आज के इस बिजनेस प्लानिंग प्रोग्राम में। सो जस्ट मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट आप लोग पीपीटी देख सकेंगे। क्या मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल है? इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? ओके, या तो जैसे अभी आनंद जी ने बताया कि आज हम बिजनेस प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे और प्रोग्राम में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या आपके बिजनेस के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस है तो उसे नोट डाउन कीजिए या आप चैट विंडो में दीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है मिस्टर सुधीर गिजरे सर, तो वो भी आपको उसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकेंगे। सो विल बिगिन विद द प्रोग्राम। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आगे हम उसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकेंगे। सो बिजनेस प्लानिंग, ओके। सो आज इस बिजनेस प्लानिंग प्रोग्राम का एजेंडा क्या है ये हम पहले देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज अ बिजनेस प्लान, सेकंड हाउ टू प्लान अ बिजनेस, थर्ड टूल्स एंड टेम्पलेट्स फॉर द प्लानिंग अ बिजनेस, बेसिक कंप्लायंसेस एंड सोर्सेस ऑफ फंड्स। अब ये जो फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंफ्यूज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये एक आपको यहाँ पर एक इंसान दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर है या स्टार्ट करना चाहता है अपना खुद का बिजनेस, तो उसका थोड़ा सा ये सिचुएशन हमने यहाँ पर पिक्चराइज किया हुआ है। तो ये आप सब लोग इसका एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि शुरुआत में आपको जब कुछ नया कंसेप्ट है या कुछ बिजनेस करना है तो इसके लिए काफी सारे आइडियाज आपके पास होते रहेंगे। तो आप सोचते रहेंगे कि कैसे करूं, मुझे ये आइडिया तो अब बिजनेस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैं पहले क्या करूं, प्लानिंग करूं, मार्केटिंग देखूं, टीम देखूं, प्रोडक्शन यूनिट के लिए देखूं,
ये सारी चीजें आपके मन में होती है। तो प्रॉफिट कैसे होगा, फिर कौन सी चीज पहले स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह से कंफ्यूज माइंड स्टेट होता है। ये सेम चीज जो बिजनेस में है, लेकिन उन्हें एक्सपांशन करना है, मतलब मेरा खुद का एक शॉप है, मुझे और 2 शॉप स्टार्ट करने हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस वक्त भी उन्हें यही सेम तरीके से कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से शुरुआत करें। ठीक है भाई, मेरा एक शॉप तो है, यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, बॉकिन आ रहा है, मैं अब दूसरी जगह पे जाऊंगा तो ये शॉप कौन देखेगा, कैसे करेंगे, एम्प्लॉयज के भरोसे पे कितना छोड़ सकते हैं, इस तरह से कंफ्यूजन हमारे पास होता है। सो बिजनेस प्लानिंग स्टेज जो बिजनेस प्लानिंग जो होता है वो हमें स्टार्ट करते वक्त और आगे चल के ग्रो मतलब एक्सपेंशन करते वक्त, दोनों वक्त हमें इसका बिजनेस में जरूरी होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बिजनेस प्लान, ये हमें देखना जरूरी है। फर्स्ट आई रीड आउट दिस डेफिनेशन, मैं पूरी तरह से रीड आउट करूंगा, फिर इसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान देके आप भी पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। A business plan is a written document that describes in detail how a business defines its objectives and how it is to go about achieving its goals. A business plan lay out a written roadmap for the firm from marketing, financial and operational standpoints. अगर आप इस तरह से इसे एक बार भी पढ़ोगे या थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ोगे या थोड़ा स्प्लिट करके भी इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। आपको फिर से मैं थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड के बारे में बताना चाहूंगा, वहां पर इंसान कंफ्यूज था, वो सोच रहा था ऐसे दिखाई दे रहा है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो रिटर्न में आपको पेन और पेपर लेकर, या आप जिस तरह से आज कंप्यूटर्स या यूज करते हो तो उसमें भी आप आपका बिजनेस प्लान बना सकते हो। सो इट शुड बी रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। अब रिटर्न मतलब क्या, सो इट डिस्क्राइब्स इन डिटेल हाउ अ बिजनेस डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन के साथ डिफाइन होना जरूरी है। और उसके साथ जो भी हमारे गोल्स है वो कैसे अचीव करेंगे, इसका एक रोड मैप हमें उस रिटर्न डॉक्यूमेंट में शो होना चाहिए, ताकि हम उसके अलाइन जो भी एक्टिविटी है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, फाइनेंशियल के बारे में एक्टिविटी, या हमारा कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटीज हम उसे अलाइन करके कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये तो हमारा एक डेफिनेशन हो गया, बट बिजनेस प्लान क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस प्लान। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो, इट हेल्प्स टू रन योर बिजनेस विथ मोर कोहेसिव विजन। जैसे मैंने थोड़ा सा कहा था कि ये अलाइन होना चाहिए, हमारी जो भी विजन है उसके साथ ये अलाइन होना काफी जरूरी है। देयरफॉर आपका बिजनेस प्लान रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और उसे नीटली आपने डिफाइन किया है सारा ऑब्जेक्टिव्स, एंड वो अचीव कैसे कर सकता है, ये रोड मैप अगर है तो आप डेफिनेटली उसे अलाइन कर पाओगे आपके विजन के साथ। The next most important thing, it helps to understand the financial viability of the business. Now, फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये थोड़ा वर्ड जनरली अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम सोचते हैं कि मेरे बिजनेस से मुझे एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट होना चाहिए और वो हर साल बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डेफिनेटली हमें आगे चल के थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ोतरी मिलने वाला है। उसी तरह से हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें जो प्रॉफिट मिलना है वो हमें कंटिन्यूअस बेसिस मिलना जरूरी है, और साथ साथ में वो बढ़ना भी जरूरी है। सो फाइनेंशियल वायबिलिटी जो होता है, जो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग भी है और कंटिन्यूअसली आपको उसमें बढ़ोतरी भी मिलनी चाहिए। सो वो अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस प्लान हमें हेल्प आउट करता है। व्हाई टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, ये बहुत जरूरी है। बिजनेस प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब ये टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, अब उसके आगे ये भी दिया है, इट हेल्प्स देम टू अचीव शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स। सो व्हाट इज टूल, अगर आप सब लोग जानते हो कि कोई काम हम जब करते हैं
तो उसमें अपने दोनों हाथों से करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है। लेकिन अगर हम कोई टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत जल्दी काम हो जाता है या बहुत आसानी से हो जाता है। सो उसी तरह से बिजनेस प्लान एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो हमें हमारा बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या कंज्यूमर रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें हम आसान से कर सकते हैं। अब हम आगे कुछ स्लाइड्स में ये भी देखेंगे कि हाउ बिजनेस प्लान लुक्स लाइक। अब बिजनेस प्लान में अगर यहाँ पर जो भी एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, सो इन दैट पिक्चर यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग, बिजनेस एक्टिविटी, आइडिया, देन आपके कुछ एक्सपेंसेस है, कंपटीशन एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डेप्रिसिएशन है, वर्किंग कैपिटल है। इस तरह से काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये कैसे होगा या कैसे आपको आगे दिखाई सकता है, ये हम देखेंगे। So the first and most important thing, स्टेप वन, डिस्क्राइब द बिजनेस एक्टिविटी। जैसे डेफिनेशन में कहा था कि बिजनेस प्लान रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसपे हमारी जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है और जो भी हमारे गोल्स हमें अचीव करने हैं वो डिटेल और डिस्क्रिप्शन के साथ होना जरूरी है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर लेडी है जो फूड बिजनेस में है और फूड बिजनेस में उनको समथिंग फूड के रिलेटेड, मतलब जो हम प्रिपेयर करते हैं खाना वगैरह, वो प्रिपेयर करके उनको सेल आउट करना है। तो इसमें दो तरह के हो सकता है, या तो वो किसी होटल्स या जो भी रेस्टोरेंट्स है उन्हें सप्लाई करे, या खुद का पूरा फुल फूड प्रिपेयर करे और वो ये करे, वो सेल कर सकते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर्स को। फिर उसमें स्नैक सेंटर हो सकता है, फिर उसमें छोटा सा वो मेस चला सकते हैं, या ड्राई स्नैक्स मेकिंग का भी एक्टिविटी। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के इसमें आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस पे वगैरह देखा होगा, कई लेडीज ऐसे हैं, ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि वो दिवाली के लिए जो मिठाइयाँ बनती है, दिवाली के लिए जो भी खाने के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनते हैं, वो सारी चीजें बेचते हैं। तो वो अपने सोसाइटी में और या तो फिर कहीं स्टॉल लगाकर इस तरह से बेचा जाता है। तो इस तरह से कोई स्नैक्स मेकिंग वगैरह एक्टिविटी है तो आपको उसे डिफाइन करना होगा कि आप क्या करने वाले हो। अगर आप ड्राई स्नैक्स मेकिंग करने वाले हो, आप स्नैक सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस तरह से आपके प्रोडक्ट्स या आपकी क्या सर्विसेज है, या आप उसमें सिर्फ रोटी बनाकर देने वाले हो किसी रेस्टोरेंट्स को या कुछ मेस और इनको, तो इस तरह से आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ये आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है फर्स्ट। सेकेंड थिंग, सुटेबल नेम फॉर योर बिजनेस। अब आप देखते रहेंगे कि कहीं कहीं जगह पर बहुत सारे नेम्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे आपका आगे चल के आपको जो भी ब्रांड करना है या आपको आपका जो भी छोटा सा बिजनेस है उसका पॉपुलराइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं जगह पर स्नैक सेंटर्स होते हैं, छोटे स्नैक सेंटर, चाट बास्केट लिखा जाता है, चटपटीत लिखा जाता है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें वो लिखते हैं, या डोसा सेंटर्स होता है तो उसमें वो कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपके बिजनेस का भी एक सूटेबल नेम होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर दिवाली फराल के लिए आप कुछ नमकीन है या कुछ चकली चिवड़ा ये जो बनाते हो तो उसके रिलेटेड आपको कुछ नेम अगर आपको आता है तो वैसे भी आप बना सकते हो। या आपका मेस है तो उसमें हम काफी जगह पर देखते हैं कोई लोग अन्नपूर्णा मेस रखते हैं या अपने फैमिली नेम से, खुद के नेम से भी रखते हैं। तो इसी तरह से आपको वो सुटेबल नेम फॉर योर बिजनेस रखना बहुत जरूरी है ताकि वो एक आपका आइडेंटिटी हो जाता है। सेकेंड, लिस्टिंग डाउन द नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ की टीम मेंबर्स। अब आप ये कहोगे यार मुझे एक छोटा सा मेस स्टार्ट करना है या ड्राई स्नैक्स का बिजनेस स्टार्ट करना है, नमकीन मेकिंग स्टार्ट, तो इसमें मुझे लिस्ट डाउन करने की क्या जरूरत है कि डिटेल्स टीम मेंबर्स कौन है क्या है। देखिए, कोई भी बिजनेस कीजिए उसमें आपको आजकल ये सारी चीजें बताना जरूरी होता है कि ये किसने बताया। मतलब आप अगर किसी सोशल मीडिया पर या किसी इसमें डिस्क्रिप्शन आपके इसमें लिखते हो तो उसमें वो नाम क्या है, पर्सन कौन है, उसने कितने साल का एक्सपीरियंस है। चलो नया भी अगर वो बिजनेस में है लेकिन वो कुकिंग पे बहुत सालों से कर रहा था
तो उसके बारे में डिटेल्स हो, या आपके घर में कोई कुकिंग करता है, वो कुकिंग कर रहा है और बिजनेस आप कर रहे हो, तो उस तरह से वो आपका एक काफी अच्छा की टीम मेंबर हो सकता है, उसका नाम वगैरह, वो कब से कुकिंग कर रहा है, कहाँ सीखा है, तो ये सारी चीजें आप उसमें लिखना जरूरी है। अगर आप कोई थोड़ा-सा और ज़्यादा टेक्निकल बिज़नेस करते हो, तो आपके टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस है। मतलब अगर फूड में भी अगर आपने कोई डिग्री ली है या आपने कोई कोर्स किया हुआ है, उसके बारे में भी मेंशन कीजिए। ताकि जितना आप उसमें मेंशन करोगे, उतना जो भी रीडर्स है, जो भी कस्टमर्स है, वो उसे चेक करेंगे। वो आगे चल के उससे देखेंगे, अरे ठीक है, इनके पास ये इस तरह की डिग्री है, इनको काफ़ी सारा टेस्ट के बारे में पता है, इन्होंने ये सारे कोर्सेज़ किए हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई बर्थडे केक मंगवाना है, मैं ऑनलाइन अगर किसी का रिव्यू पढ़ना चाहता हूँ, तो उसमें रिव्यू में अगर ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती है कहीं न कहीं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ताकि शुरुआत में ही हमें ये लिखना ज़रूरी है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन-सा कोर्स किया हुआ है। ये अगर हम लिख के पहले से शुरुआत रखेंगे, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर बिज़नेस एक्टिविटी के डिस्क्रिप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन। ये काफी जरूरी है, फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन। ये अब क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप कहीं पर भी छोटा सा कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो वहां पर वॉक इन हो सकते हैं क्या? आजकल अब न्यू और एक टर्म ऐसी आई है कि आप जो भी है, आपका बिजनेस एक जगह से कीजिए और उसे सेल करने के लिए आपको ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल करके आप सेल कर सकते हो। तो उस तरह से मुझे डिलीवरी पार्टनर्स वहां मिल सकते हैं क्या? नहीं। अगर नहीं है तो एटलीस्ट मैं खुद जाकर या मेरे पास से कोई डिलीवरी बॉयज वगैरह जाकर आसपास में डिलीवरी कर सकते हैं क्या? नहीं। इस तरह से बिजनेस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं कोई अच्छा सा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ और वो मैन्युफैक्चरिंग मुझे करने के लिए कोई जैसे हम इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, एमआईडीसी वगैरह जैसे होता है, या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, वहां पर अगर मुझे जाके पर्टिकुलर मुझे शॉप या पूरा मुझे प्लांट वगैरह वहां पे रेज करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना काफी जरूरी है कि वहां पर आपको जो भी एडिक्वेट, आपको जितनी चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, वहां तक लेबर आ सकते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आपको वाटर जैसे आपको चाहिए फूड के लिए, अगर वाटर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है या नहीं, या आपके बिजनेस के लिए जो भी एडिक्वेट वाटर चाहिए वो मिलेगा क्या? नहीं। ये देखना बहुत जरूरी है। साथ में सबसे जरूरी, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका रॉ मटेरियल और आपका फिनिश प्रोडक्ट जो भी ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, उनका व्हीकल आपके प्लेस तक आ सकता है या नहीं। ये काफी जरूरी चीज है। कई बार हमने जब शुरुआती दौर में देखा था कि कुछ लोगों का जो भी बिजनेस प्रीमाइसेस था, वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे होने की वजह से उनको वो पूरा एक्टिविटी या दूसरा इसमें मतलब कुछ और लेबर्स वगैरह ये करके, तो वो टाइमिंग उनका काफी सारा उसमें जाता था। तो इसलिए फाइनलाइजेशन ऑफ बिजनेस लोकेशन ये काफी जरूरी है। आपको मार्केट वगैरह देखकर इसे फाइनलाइज करना बहुत जरूरी है। देन एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। ये जो है इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, तो इसके बारे में मैं थोड़ा एक 2 स्लाइड बाद बात करूंगा आपसे। विल जस्ट रिलेट टू दिस। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्टडी ऑफ कंपटीशन एंड मार्केट स्टडी। अब यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे हो, तो जैसे मैंने इसमें बताया था कि बिजनेस प्लान करते वक्त आपको कई सारे आइडियाज हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको वो आइडिया आगे इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट ये देखना होगा कि इसका कंपटीशन कितना है, लोग ये इस आइडिया को जो भी है या मेरा जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्टडी करना होगा। जैसे कि अगर नॉर्मली कोई, अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, स्नैक सेंटर या छोटा सा रेस्टोरेंट हो या किसी का ड्राई स्नैक्स मेकिंग हो, तो उसके लिए एटलीस्ट अभी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका स्टडी करना आपको जरूरी है। अभी स्टडी करना मतलब कैसा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चाइनीज वगैरह का भी कोई छोटा सा स्नैक सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो, और आप जहाँ पे लोकेशन आपने देखा है उसके बाजू में
कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है या कुछ और पराठा हाउस वगैरह है, तो ये भी आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, क्योंकि जो भी वॉक इन कस्टमर है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बस, हाँ अगर उसने तय कर लिया कि मुझे चाइनीज खाना है तो ही आएगा, लेकिन अगर मुझे भूख लगे कुछ खाते हैं, इस माइंड से जो भी इंसान आएगा वो सोचेगा कि भाई मैं चलो आज साउथ इंडियन खाता हूँ, या नहीं तो चलो बहुत दिन हो गए पराठा नहीं खाया, खा सकते हैं। तो इसलिए आपको इस तरह से आपके जो एरिया है वहां पर कंपटीशन एनालिसिस करना जरूरी है। तो ये करने के लिए ये कैसे किया जाता है, तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। तो उसके स्टडी के उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो भी हमने स्टडी किया, तो हमने उसमें 3 टेम्पलेट्स बनाया। फर्स्ट इज अबाउट कॉम्पिटिटर, जो आप टेम्पलेट फॉर एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स है, उसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर दिया हुआ। तो इस तरह से आपको कंपटीशन एनालिसिस करना होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपको वो टेम्पलेट हम देते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उनके स्वॉट एनालिसिस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या क्या है, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये सारी चीजें उसमें हमने मेंशन की है, ताकि आप वो टेम्पलेट्स को लेकर स्टडी करके आपका कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हो। सेम विद द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और साथ साथ में हमने उसमें और 2 चीजें उसमें ऐड की है, दैट इज अबाउट योर प्राइसेस, अबाउट योर प्रोडक्ट एंड प्राइसेस, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, जस्ट अ मिनट, एंड टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो ये जो टेम्पलेट है, तो इस टेम्पलेट में आप देखिए, इसमें आप कौन से सर्विसेज या कौन से प्रोडक्ट ऑफर करने वाले हो, और उसका आपका प्राइसिंग क्या है, ये आपको वहां पर उस टेम्पलेट में देना जरूरी है। ये सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट है, आपको जब आप ये सर्विस के लिए हमारे पास अप्रोच करोगे तो हम वो 3 टेम्पलेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसे फिल करके हमें दे सकते हो। तो इस तरह से आपको हर एक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लिखना बहुत जरूरी है। अब स्टेप 4, एस्टिमेट सेल्स। अब सेल्स कैसे एस्टिमेट किया जाता है, तो अब देखिए क्या है कि आपने जब कंपटीशन एनालिसिस या आपके प्रोडक्ट्स वगैरह फाइनलाइज किया है, तो वहां पर आपको पता है कि वॉक इन्स कितने हो सकते हैं, कितने कस्टमर आ सकते हैं, ऑर्डर्स कुछ आ सकता है। तो इस तरह से ये एक सेल्स टेबल है, ये एक्चुअली हमारा इंटरनल यूज के लिए, लेकिन मैं आपको फिर भी जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। बिकॉज देखिए कैसे कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, तो उसका क्या डिमांड हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसे आप लिस्ट डाउन करके अगर आप आगे चल के उसे वहां पर मेंशन करोगे, तो आप एस्टिमेटेड सेल्स कर सकते हो कि कैसे आपका सेल हो सकता है। द थिंग इज दैट कि देखिए यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल 3 महीने यहाँ पर लिए हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, और जो एग्जांपल लिया है वो लेट्स से एक रेडीमेड गारमेंट्स की जो पर्टिकुलर शॉप होती है उसका है। तो इसमें ड्रेस मटेरियल है, शर्ट्स है, ट्राउजर्स और साड़ीज, ऐसे 4 प्रोडक्ट्स अगर वो इंसान वो एंटरप्रेन्योर्स अगर सेल करता है, तो उसका कैसे एस्टिमेट कर सकता है वो सेल, ये यहाँ पर हमने दिखाने की एक छोटी सी कोशिश की है। जिसके अंदर देखिए जनवरी में उसका सेल हमने कुछ दिखा हुआ है, क्वांटिटी दिखाई गई है वहां पर, उसके अमाउंट्स भी लिखे गए हैं। तो इस तरह से वो सेल्स और यूनिट और अमाउंट में हमने दिखाया है। तो इसी तरह से आप भी आपका हर एटलीस्ट 1-2 महीने का सेल्स आप एस्टिमेट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, और थोड़ा सा सीजनैलिटी और मंथ वाइज या कुछ लेट्स से फेस्टिव सीजन वगैरह है, ऐसे कुछ है, तो उसमें आप आपका सेल्स का एस्टिमेट थोड़ा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इट डिपेंड्स। जैसे कि अगर आप स्नैक सेंटर में देखते हो, अभी फिलहाल पिछले कुछ दिन ड्यू टू कोविड एंड ऑल, उसकी वजह से थोड़ा लॉकडाउन वगैरह था, इसकी वजह से, अदरवाइज गणपति या जो भी फेस्टिव सीजन गणपति से स्टार्ट होता है, वहां से लेके मोस्टली क्रिसमस एंड तक आप देखोगे, तो इसमें काफी सारी भीड़ हमें हर जगह, हर बहुत सारे जो भी सिटी में जो भी स्पॉट्स है वहां पर दिखाई देती है। तो उस तरह से आप इस सीजन में आपका सेल्स थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो वो अगर हमें सेल्स बढ़ाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल, साथ साथ में हमें जो भी फ्यूल वगैरह यूज करते रहेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते रहेंगे, तो उसका भी डेफिनेटली यूसेज बढ़ेगा। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन करना जरूरी है। सो एस्टिमेशन करना ये बहुत जरूरी है। अब एस्टिमेट कॉस्ट। अब जो भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ चीजों की बहुत जरूरी होती है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्टअप कॉस्ट। अब ये स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, मतलब ये होता क्या है, तो इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
जैसे कि एंटिटी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अब एंटिटी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ये क्या होता है कि देखिए, आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको उसे कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है, जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, एलएलपी करवा सकते हो, पार्टनरशिप करवा सकते हो, कंपनी फॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से आपको एंटिटी जो है बिजनेस की वो इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। तो उसके लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं, सोल प्रोप्राइटर के लिए अलग होता है, पार्टनरशिप के लिए अलग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अलग होता है। तो वो आपको उसके एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। देन प्रमोशनल एक्सपेंसेस, पैन और टैन का जैसे एप्लीकेशन अगर आप करते हो तो उसके एक्सपेंसेस है। और अदर मैंडेटरी लाइसेंसेस सच एज शॉप एक्ट। अब आप जो भी महाराष्ट्र में है उनको शॉप एक्ट पता है, लेकिन अगर थोड़ा महाराष्ट्र के बाहर वगैरह जाते हैं तो उसे कुछ गुमास्ता करके कहा जाता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है या लोकल अथॉरिटी जो होती है, वहां आपको वो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना जरूरी होता है। तो उसके जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको वहां पर मोस्ट प्रोबेबली लिखना जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि अगर आपका फूड बिजनेस है तो हमारे फूड बिजनेस के लिए एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन या एफएसएसआई लाइसेंस आपको लेना जरूरी है। तो उसका भी आपको एक्सपेंस यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। तो ये काफी जरूरी है। मैं आपको अगले स्लाइड पे कुछ एक्सपेंसेस मतलब लीगल जो चार्जेस, लीगल जो कंप्लायंसेस है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर से इस स्लाइड पे आते हैं। सो बेसिक कुछ कंप्लायंसेस है जो हर एक बिजनेस को शुरुआती दौर में करना जरूरी होता है। पैन कार्ड, शॉप एक्ट और एनओसी फ्रॉम ग्राम पंचायत, देन रेंट एग्रीमेंट और सेल डीड ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, करंट अकाउंट विद द बैंक। तो इसके रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस आते हैं, ये एक्सपेंसेस आपको स्टार्टअप कॉस्ट में लेना जरूरी है। नाउ परचेस ऑफ मशीनरी। आपके बिजनेस के लिए जो भी मशीन आपको लेना है तो उसका कॉस्ट आपको यहाँ पर एस्टिमेट में लेना जरूरी है। अब परचेस ऑफ मशीनरी में आप कहोगे ठीक है, मुझे क्या कुछ किचन इक्विपमेंट्स वगैरह लेने हैं तो उसका जो भी मान के चलिए टोटल कॉस्ट हमें बताया गया है 50,000 है, हम उतना लेते हैं। नहीं, ऐसा एस्टिमेट करना जरूरी नहीं है। 50,000 के बाद आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि उसमें जीएसटी कितना होता है। अगर वो पर्टिकुलर मशीनरी जो है किसी दूसरे सिटी से आ रही है या किसी दूसरी जगह से आपके पास तक आ रही है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पूछना होगा। उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए अगर आपको कुछ सिविल मतलब आपको कुछ आपके जो भी प्लेस है वहां पर कुछ अरेंजमेंट, कुछ फर्नीचर बनाना होगा या कुछ वहां पर सिविल अरेंजमेंट करनी होगी तो वो भी आपको उसमें कंसिडरेशन जरूरी है। साथ साथ में थोड़ा सा अगर मशीनरी टेक्निकली ज्यादा ये है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो वहां पर आके कंपनी के टेक्निकल लोग आपको कुछ ट्रेनिंग वगैरह देंगे, उसका कुछ अगर कॉस्ट है तो ये भी आपको कंसिडर करना जरूरी है परचेस ऑफ मशीनरी के अंडर, क्योंकि वो पूरा एक्टिविटी में हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ मशीनरी इक्विपमेंट इतना ही नहीं, तो वो जो भी हमारे पास हमारे प्लांट तक आने वाली जो भी डिलीवरी है, वो डिलीवरी का कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट या उसको इरेक्शन कॉस्ट जो भी है वो भी हमें एस्टिमेट करना जरूरी है। सो परचेस ऑफ मशीनरी, उसमें ये सारे कॉस्ट जरूरी है। नाउ परचेस ऑफ व्हीकल्स। अब परचेस ऑफ मशीनरी और परचेस ऑफ व्हीकल्स हमने स्पेसिफिकली व्हीकल क्यों लिखा है, क्योंकि देर आर सर्टन बिजनेसेस जहां पर ट्रांसपोर्ट मतलब आपका जो भी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वगैरह है तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए आप व्हीकल छोटा कुछ मतलब टेम्पो ऐसा कुछ रखते हो, तो उसका तो आपको ऐड करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई पर्सन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिजनेस या जैसे आप देखते रहेंगे कि ऐप बेस आजकल कैब वगैरह जो भी दिए जाते हैं, ओला उबर जैसे कैब वगैरह होता है, तो उनके लिए उनकी प्राइम मशीनरी जो भी है वो उनका व्हीकल है। सो वो परचेस ऑफ व्हीकल, तो उसके साथ साथ उसका आरटीओ का कॉस्ट कितना होगा उसमें, और एक्सेसरीज वगैरह आप अगर यूज करते हो तो उसका क्या कॉस्ट होगा, और साथ साथ में इंश्योरेंस वगैरह जो भी करते हैं, तो ऑन द रोड प्राइस जिसे हम कहते हैं वो पूरा लेना बहुत जरूरी है। होता क्या है, कई बार लोग सिर्फ कोटेशन लेके आते हैं, सिर्फ उतना ही कॉस्ट लेते हैं, बाद में जो भी टैक्सेस है और उसका जो भी कॉस्ट है वो फिर एस्टिमेट से आगे हो जाता है। तो ये करने से पहले हमें ध्यान में रखना है कि परचेस कॉस्ट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व करना जरूरी है। देन फर्नीचर कॉस्ट, कुछ कॉन्टिजेंसीज हमें रखना जरूरी है उसके अंदर। डिपॉजिट, अब डिपॉजिट में यहाँ पर हमने एक डिपॉजिट का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपका बिजनेस प्रीमाइसेस
रेंटेड प्रीमाइसेस में है तो डेफिनेटली आपको वहां पे डिपॉजिट देना है। साथ साथ में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो भी कंपनीज है उनसे अगर कुछ आपका न्यू इलेक्ट्रिसिटी मीटर लेते हो या उसका पावर के लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ये करते हो तो उनके पास भी अगर आपको कुछ डिपॉजिट रखना पड़ता है तो वो भी डिपॉजिट आपको कंसिडर करना जरूरी है। नाउ वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है तो देखिए, आप जो भी बिजनेस आप करते हो तो इसमें डे टू डे बेसिस मतलब हम मंथली बेसिस जिसे कहते हैं उस बेसिस पे कुछ कॉस्ट होती है। जस्ट मिनट। तो ये कुछ आ, हमें एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरी, वेजेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, या कुछ हमें रेंट देना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, कुछ सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन है और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड सीसी है। तो इस तरह से ये सारी जो चीजें होती है तो इसे हमें मंथली या रिकरिंग जो भी हमारा ये जो नीड्स है तो इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरे एक्सपेंसेस तो होने वाले हैं। देखिए, अगर आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, स्टॉक रखते हो या आपके कुछ डेटर्स है, जैसे कि आपने किसी को मटेरियल बेचा हुआ है लेकिन उससे पैसे आने के लिए 45 टू 60 डेज या उससे कई ज्यादा आपको कभी कभी वक्त लगने वाला है, तो वो जो पैसा आने तक आप आपकी एक्टिविटी रोक नहीं सकते। पेमेंट करना है आपको, सैलरी वेजेस पेमेंट करना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो भी है वो पे करना है। तो ये सब करने के लिए वर्किंग कैपिटल हमें एनालिसिस करना जरूरी होता है कि हमारा कैश नीड्स कितना है हर महीने का। तो ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है जो हर महीने मुझे या पर्टिकुलर साइकिल पे मुझे करना है तो उसका भी हमारे बिजनेस प्लान में मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड सीसी। अब ये जो सीसी लिखा हुआ है, ये सीसी क्या होता है? तो टर्म लोन आपको पता है, आप अगर मशीनरी, इक्विपमेंट या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूटिलाइज होने वाली असेट परचेस करते हो तो उसके लिए बैंक आपको टर्म लोन देता है। तो वो जो टर्म लोन देता है तो वो पर्टिकुलर टर्म मतलब 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स के लिए होता है, डिपेंड ऑन द असेट और उसका क्या कॉस्ट है और आपका बिजनेस में कैसे प्रॉफिट होने वाला है, उस सब चीजों पे वो डिपेंड रहती है टर्म। तो वो जो टर्म है सो उस टर्म में आपको ईएमआई के थ्रू उसे रिपेमेंट करना है। लेकिन जो सीसी होता है दैट इज कैश क्रेडिट, ये आपको दिया जाता है हर साल जो रिन्यू होता है। मतलब हर साल में आपको पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए ये कैश क्रेडिट आपको दिया जाता है। तो आपको आपके जो भी एक्सपेंसेस है वो इस कैश क्रेडिट के थ्रू करने होते हैं। जैसे आप एक्सपेंसेस करोगे, आपका जब इनकम उसमें मतलब आपके जो भी आपके सेल प्रोसीड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो आप उसे फिर से भर के उसे रीयूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरह से उसमें आपको इंटरेस्ट और ये जो भी पेमेंट करना है वो हर महीना जो भी रहेगा वो अमाउंट पे आपको पे करना जरूरी रहता है। अब इसे मैं थोड़ा सा फिर से जो हमारा फर्स्ट स्लाइड था वहां तक लेके जाना चाहूंगा, जहां पर हमने देखा था इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। मैंने कहा था कि आपको कुछ 1-2 स्लाइड बाद मैं बताऊंगा। सो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी मतलब क्या कि आपके बिजनेस के लिए आपने एनालिसिस कर लिया कि मुझे कितना पैसे की जरूरत है। जो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी, फर्नीचर इसमें इन्वेस्ट करना है और साथ साथ में मुझे रेगुलरली हर महीने कुछ पैसों की जरूरत है। सो हमें ये देखना पड़ता है कि इतना जो भी पैसा हमें जो फर्स्ट इसमें इन्वेस्ट करना है एट अ टाइम और साथ साथ में हर महीने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो ये पैसा मैं कहाँ से ला सकता हूँ, वो हमारी कैपेसिटी कैसी है। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओन कैपिटल। मतलब मेरे खुद के पास कितना पैसा है, सेविंग्स है या मेरे पास कुछ मैंने पहले काम किया था उसका कुछ पैसा है तो या एफडीज वगैरह है तो उससे मैं ये पैसे ला सकता हूँ क्या। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें वो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अगर हमें पता है कि मुझे वहां पर फॉर एग्जांपल कोई स्टार्ट करना है बिजनेस, 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो मेरे पास 1 लाख है या नहीं है ओन खुद के। अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम हमारे फैमिली मेंबर से मांग सकते हैं। लेकिन आप सब लोग जानते हो कि अगर आपके पास कोई भी कभी भी कोई भी पैसे मांगने आएगा तो आप डायरेक्टली तो उन्हें पैसे नहीं दोगे। मतलब आज भी अगर आपको कोई भी आपका कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव पूछता है कि भाई मुझे 200 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, तो सेकेंड इमीडिएट क्वेश्चन हम पूछते हैं भाई आपको क्यों चाहिए पैसे।
द सेम थिंग यू हैव टू हैव दैट, कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि आप अगर बिजनेस के लिए पैसे मांगते हो तो वो पूछेंगे क्यों चाहिए, तो एटलीस्ट वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो आप उनको भी दिखा सकते हो कि इस तरह से मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर उनके पास भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो आगे जाके, आप आपके फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स जो है उनसे भी लोन या डिपॉजिट जो है वो पूछ सकते हो। अब ये तो हो गए, ठीक है, हमारे क्लोज रिलेटिव्स है, हमारे कुछ फ्रेंड्स है, इनसे है। लेकिन अगर इन लोगों से जो भी पैसा मिलने वाला है या वो नहीं दे सकते हैं या जो भी है, तो इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है, द बैंक्स और एनबीएफसी, जो हमें टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी लोन दे सकते हैं। तो अब ये जो बैंक और एनबीएफसी हैं, इनके पास आप जाओगे तो आपको पता ही है कि वो आपको कंप्लीट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मांगते हैं, जो आपके बिजनेस प्लान जो भी आपका एस्टिमेटेड होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जब करोगे उससे बैक बाय ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप जब लोन लोगे तो वो लोन कितना होगा, क्या होगा, ये भी आपका बिजनेस में, बिजनेस प्लान में आपको लिखना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ कहाँ से कितना फंड आ रहा है। जैसे कि अगर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, मेरे पास अपना खुद के 50,000 है, मुझे और 50,000 रुपीज की जरूरत है। अगर मैं बैंक से लोन वगैरह लेता हूँ और वो मुझे 30-40 हजार रुपए देते हैं, फिर भी मुझे और 10-20 हजार रुपए की जरूरत हो सकती है, जो मैं फैमिली फ्रेंड्स इनसे ले सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो भी मैं फंड्स ला रहा हूँ, तो उसके सोर्सेस वहां पर लिखना जरूरी है, उसका रीपेमेंट कैसे होगा और रीपेमेंट कब तक हो सकता है, उसको इंटरेस्ट क्या देना है, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस प्लान में रखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, लोन अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम। अगर आप एलिजिबल हो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम के लिए, तो डेफिनेटली उसका भी आप बिजनेस प्लान में वहां पर मेंशन कर सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर बिजनेस प्लानिंग की सर्विस है, तो इसके लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट भी अवेलेबल है। तो वो आप चेकलिस्ट इसमें डाउनलोड कर सकते हो। ये जो स्क्रीन पे आपको यहाँ पर अभी पर्टिकुलरली जो लिंक दिखाई दे रही है, उस लिंक को आप चाहिए तो कॉपी, सॉरी, आप उसे फोटो वगैरह ले सकते हो, और या उसे नोट डाउन कीजिए और उसमें जाकर आप चेकलिस्ट भी देख सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर बिजनेस प्लानिंग की सर्विस है, तो वो अवेल करने के लिए दयासरा में आपको ये पर्टिकुलर सर्विस मिल सकती है। तो ये उसके लिए आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नाउ व्हाट इज दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू हैव योर ओन बिजनेस आइडिया, वो फाइनलाइज होना जरूरी है। ठीक है, सो हैव यू फाइनलाइज योर बिजनेस आइडिया, ये पहला क्वेश्चन हम पर्टिकुलरली पूछते हैं। अगर आप कहते हो यस, देन विल गो टू, डू यू हैव एन एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द प्रपोज लाइन ऑफ एक्टिविटी। देखिए, ये काफी जरूरी है, एडिक्वेट नॉलेज एज वेल एज एक्सपीरियंस। अब ये दो तरह में हमने क्यों पूछा है, कि आपने ऑलरेडी कहीं से उसका कोर्स किया है, या आपने पर्टिकुलरली उसी इसमें पढ़ाई की है जिससे आपको वो नॉलेज है, और साथ साथ में आपने जॉब भी किया है, या सिर्फ आपने जॉब किया है और आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो एक्टिविटी के लिए। सो प्रपोज लाइन ऑफ एक्टिविटी के लिए आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप उसे बता, मतलब इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो, यस और नो है। हैव यू अंडरगॉन एनी ट्रेनिंग फॉर द सेम। अगर आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग लिया है उस एक्टिविटी के लिए, जैसे कि आपको कुकिंग काफी अच्छी आती है, या आप दूसरा अगर बिजनेस के बारे में, अगर आपको स्टिचिंग काफी अच्छी आती है, लेकिन आपने एक एक्टिविटी के लिए पर्टिकुलरली उसमें और ज्यादा ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, तो वो भी आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। अब ये जो बिजनेस प्लानिंग की सर्विस है, तो इसके लिए हमारे चार्जेस है, और इसमें आपको क्या मिल सकता है। तो जैसे मैंने शुरुआत से कहा था, द कि आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो हम इसमें आपको दो चीजें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ बिजनेस प्लान, दैट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट,
पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं वो आपको मिलता है। सेकेंड इज अ वायबिलिटी असेसमेंट। अब ये जो वायबिलिटी असेसमेंट है ये फाइनेंशियल वायबिलिटी असेसमेंट है। तो इसमें पूरी तरह से आपका जो भी प्रपोज्ड बिजनेस, मतलब आपको न्यू बिजनेस जो भी स्टार्ट करना है वो, या आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे ग्रो करने के लिए जो वायबिलिटी असेसमेंट होता है वो इसमें हम करते हैं, और वो आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स दोनों आपके ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं। इसके जो कॉस्टिंग है दैट इज ₹2000 प्लस GST इतना होता है। ये सर्विस आप दे आसरा से ले सकते हो। अब आपको ये सर्विस लेने के लिए या हमारे पर्टिकुलर दे आसरा से हेल्प लेने के लिए क्योंकि हमें कॉल कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर ये नंबर है, दैट इज 9373035540। हमारी वेबसाइट है www.deasra.in। साथ में आप ईमेल भी कर सकते हो team@deasra.co.in। ट्विटर और फेसबुक पर, जैसे आनंद जी ने कहा था कि आज का जैसे ये लाइव सेशन है तो इसके साथ भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, या आप भी फेसबुक पर जाकर हमारे पेज पर विजिट करके वहां से हमें कनेक्ट हो सकते हो। अब आपके जो भी क्वेश्चंस है वो हम लेंगे। मैं जस्ट स्क्रीन शेयरिंग जो है वो स्टॉप कर रहा हूं यहाँ पर, ताकि मैं थोड़ा चार्ट विंडो देख सकूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। जस्ट आपको अनम्यूट करना है और 1 बाय 1 आप पूछ सकते हो। जैसे ही किसी का हो जाता है नेक्स्ट पर्सन कैन आंसर आस्क द क्वेश्चन। मैं जस्ट एक बार चैट विंडो भी चेक करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है वो आप चैट विंडो में लिख सकते हो। You can raise your hand and ask the question. No issues. हाँ, अविनाश जी पूछ सकते हैं आप। Hello, sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. मेरा ये सवाल था कि the most important part in the business is the marketing and sale revenue generation of the whatever product you are manufacturing. So is there any way that Deasra also supports in developing or identifying the markets for the products? Yeah, Avinash ji, you have rightly pointed out that marketing and which products have the demand, that's sort of a survey. For survey also, we have an expert with us, and through them market survey for your proposed product that can be undertaken as such. But you should have your idea. Prakash has shown you what is the, you have finalized your idea and you have finalized your product. But whether that product has a market, to what extent? Suppose say 8 districts in Western Maharashtra, what is the market available? You wanted to know. So such a type of a survey also can be undertaken. We have mentors or experts in this line, and through them we do undertake such a type of a survey also. Because suppose your product is altogether new, it's not a traditional one. Yeah. No doubt. In that case, you require such a type of assistance or a guidance that we do provide. But that is an additional service. Okay. So for that, the same mail ID can be utilized to convey our requirements, team@deasra.co.in. Yes, sir. Or else you can just give us a call on the same number, sir. Okay. Fine. Yeah. Fine. Yeah. Fine. So nice. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. हाँ, जयराज जी पूछिए। Yeah, good evening, sir. Thank you for the session.
Am I audible? Yeah, Yes, please go ahead. Yeah, sir, in your presentation, you mentioned about the estimate sales. How do we calculate about estimate sales? You mentioned about the products and then monthly sales and also. Is there, how do we go about that? Do we have do we need a proper source through channel through which we can do that, or is it just based on our estimation only? I mean, we need to contact the existing customers or existing players, existing competitors, or something like that, or do we do it based on our analysis only? And secondly, how do we go to the profitability part of our business? Like you said, the business should be profitable in the long run, and it should grow. The profit should grow as well. So how do we finalize that the business is being profitable or not? Yes, Jairaj-ji, what is important that what are your products? What is the range of products? What is your target group of customers? Whether you are going to undertake a trading activity or a manufacturing activity or a service sector related activity, that Okay. all things we do take into account. It might be trading cum servicing. Say, for instance, as a hypothetical example, you wanted to go for a AMC of inverters. You want to sell Okay. inverters, as well as you want to maintain the inverter in this inverters for commercial establishments. So it's a two type of activity. So you should know in your area of operation, who are your competitors? What are their offerings? What sort of a product? Do they have an agency of any particular company, reputed company? Suppose he has the Excite battery का उनके पास agency है. Okay. ऐसा कुछ हो, so all these you should know, because initially you will work for providing this service in a particular district, particular area of a Pune as such. So there you will undertake some sort of a small survey. Who are your competitors? What are their strengths? What will be your strengths? What is your experience? How long they are in business? What is their pricing? How their weaknesses you can convert into strengths. For all these, we will have a detailed dialogue with you. And based on that dialogue, we will rather assist you in finalizing a business plan as such. Estimated cost and all this, that also simultaneously you will come to know from your competitors as such, at what price, or you will arrive at your own cost also. Based on that, your estimates, to a certain extent, seasonality and so many other aspects are also considered simultaneously while arriving at the pricing as such. And based on that, where you are going to start. Suppose initially you may start from home also. For an inverter and AMC related service, you did not have a big shop and all this. But later on, after 6-8 months, after doing few such a transactions, you will come to know, if I want to go, I'm determined, and you have taken a decision, then where you are going to start, what location, because it may not be in a very thickly populated market area as such. Suppose the inverter related activity as such. So where you are going to start, suppose it is nearby to say industrial estate, because your TG is what, that also you will decide over a period. All these aspects we do take into account, and based on that, your estimated sales, your estimated pricing, your estimated cost, and what is your selling price, what is your sales revenue, at what stage. Might be after 5 months you may able to break even, or might be after 12 months you will able to break even and have some profits. That sort of a study we will undertake with your information as such, and we will rather ask all sorts of information on these lines, and based on that, business plan and viability study. Okay. Yeah, okay. Thank you so much. No much.
Sir, there is a question from a gentleman. His name is Mr. Avinash Mahamuni. The question is, can we get a loan from bank for proposal funds for office rent or new employee salary for about 6 months to 1 year? See, Avinash, unless and until you have a comprehensive business plan and viability thereof, based on that project report is prepared, generally prepared. So based on all these assumptions, presumption, a banker will take a decision. You want a loan, no doubt. For a new employee, you want a loan. But what is your stake? In which assets you have invested that funds? And whether, see, banker is also in a commercial business. Banker is a major financial partner in your business. Suppose you have 30 rupees, banker is going to give 70 rupees or 60 rupees as such. So for that 60 rupees, how you will repay, that he wants to know. So from that point of view, unless and until business plan or project report and viability thereof is judged, offhand such a rather whether banker will give or not, that will be decided based on your assumptions and presumptions. If your project is viable, banker will definitely give as such. Yeah, there are also various types of loans available. Because there are NBFC, there are public sector banks, cooperative banks, private sector banks, so, and their offerings are also different ones. So we study overall your project, and then we suggest what sort of a loan you can able to get, and rather at a better price as such. Anandji, are there any other questions? I think Mohan has raised the hand. Mohan Bondeji has raised the hand. So. Yeah, but not audible. Yeah, while we continue, Hello? Prakash, yes. Hello? Yeah, Mohan. Yes. Yes, Mohan. Sir. Yes, sir. Sir, I have two questions for Akash, sir. So the first question is regarding the business plan. Like you said that we should have a proper idea of business, right? Yeah. So so in that, sir, if suppose I have got one idea which I feel it is good and is working, will work properly. So is there any kind of validation you suggest on that idea? So this is first question. And second question is like for the business plan, you said you have proper should have proper plan. But in case if that plan fails, so do you recommend us to have an alternate business plan called Plan B, like that? No. Okay, so let me answer you one by one. Regarding your first question, the idea validation part. What is the idea validation? That is what we cover in our business planning. If your idea is final, whether idea is final and you want to do that business, so for that reason, we will prepare a viability report. Now, financial viability can be positive as well as negative. In both the ways, we will submit the report. And what are the reasons for being negative or for being a positive will be mentioned in that report. So, if now I'll come to your second question only. Suppose if that report says that this particular plan is in negative stage. So why negative? Means there are certain things due to which this plan will be negative, or this plan has a negative viability. So in that case, you have to go through those guidelines. You need to improve on that negative part, and then you can go for the
whether you want to start that business, or you can take that decision whether to finalize that idea and go ahead with it. Okay, sir. Thank you. Yeah. I think while we continue with a few questions over here on Zoom, we would request everybody on Facebook to just post their questions in the comment section of Facebook, and we will take a leave from Facebook right now and meet again next time while we continue on the Zoom session if anybody has any questions. So thank you everybody on Facebook, and we will meet soon. Yeah, and on Zoom, all of those who are present जो यहाँ पे बिजनेसमैन है, उनको अगर कुछ और क्वेश्चंस है तो प्रकाश जी और गिजरी जी हमारे साथ है. Okay, I think the session was very useful, and everybody might have found their answers, or I'm sure if they are thinking, they can definitely get back to us as well. हमारे जो चैनल्स प्रकाश जी ने बताए, तो फेसबुक पर भी आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं. जो हमारा अभी का सेशन लाइव हुआ है वहां पे भी दयासरा फाउंडेशन के पेज पर, नहीं तो हमारे हेल्पलाइन पर, यानी हमारा दयासरा फाउंडेशन के वेबसाइट पर आपको एक नंबर मिलेगा, वहां पे भी आप कॉल कर सकते हैं. हमारे फैसिलिटेटर्स भी आपको मदद कर पाएंगे, एंड दे विल आल्सो help you reach us and also the experts. If you have business specific questions or mentoring or expertise that you need, you can also avail our expert consultation service that we have. तो आपने इस सेशन में ज्वाइन किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद. प्रकाश, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गाइडेंस, and Gizre ji also thank you so much for the wonderful answers that I'm sure will help the entrepreneurs. Any closing note that Gizre ji would like to share with all our members? Yeah, very well. See, if you have an idea and you have a committed desire to go for that particular business, might be it is a self-employment as such. Initially, it will be a self-employment. Over a period, you may have even a couple of your colleagues as a co-workers. Then also, what is important that the written document, you have given a due thought over all these aspects which Prakash has shown in a presentation. These are very vital, important points. And you have given a due thought and your action plan is ready. And based on that, PERT chart is prepared. That means I'm going to identify a location where I'm going to start the business. So which location, how far it is from your present home, whether it is a far off place, what is your TG? Your TG may be kids, or your TG may be a senior citizens also, or youngsters also. So accordingly, your location may undergo a change, whether it requires in a residential area or an industrial area or a very crowded market area. All these depends upon your product and services as such. So from that point of view, if we give a due thought for each and every small aspect of business plan, based on that, we will definitely guide you to have a viability of the business plan as such. And once the business plan is viable, that sort of an indication is given by us, then you can go for a project report, and you can very well go for a online business or a offline business on a continuous basis as such.
continuous cash generation is very important. If then only your interest will get, rather live interest will remain as such. Otherwise, suppose you are going to sell only Ganesh Murti during the Ganesh season only, and what are your activities, business activities for other the remaining, say, 7-8 months? What are your plans for that? Unless until that is thought of, documented in business planning, then only your business will able to survive. We generally say, if you are able to sustain your business activity for say 1,000 days, for 1,000 days means around 3 years, then you will definitely survive and earn over a period as such. So from that point of view, we do provide a guidance in all respects of your business, or we call it as an ecosystem for a small business as such. Thank you, Anand. Great. I think गिजरे जी आपने जो 1000 दिन का point बोला वो it's a very apt point, and I think everybody should keep these pointers in mind while we are moving forward. Thank you so much, गिजरे जी. Thank you so much, Prakash, and I thank each and every entrepreneur present over here for joining the session, and we look forward to many more sessions and your engagement with us. Thanks a lot. Keep visiting the Thank you. Yatra portal for more information.